बाद देखिए आज दिन भर सिर्फ खबर फास्ट पर। खबर फास्ट प्रेजेंट्स ई संवाद हिमाचल प्रदेश की बात। एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर। बदलाव आसान ना हो पर बदलाव है जरूरी, तभी तो नए भारत के निर्माण की इच्छा होगी पूरी। देश की सुरक्षा, शिक्षा और विकास में जिस करदाता ने किया है भरपूर योगदान, तो उसकी कर भुगतान की प्रक्रिया क्यों ना हो और आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई फाइलिंग 2.0, इनकम टैक्स का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के अनेक विकल्प, पहले से भरे हुए फॉर्म और ऑफलाइन उपयोगिता की सुविधा, हेल्प डेस्क, चैटबॉट के साथ साथ उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। ई फाइलिंग 2.0, अब सुरक्षा और सुविधा से आयकर भरना हुआ और आसान। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर ई संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। खबर फास्ट पर हिमाचल के नेताओं से बातचीत का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में बात करेंगे हिमाचल के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस डलहौजी से कांग्रेस की दिग्गज विधायक आशा कुमारी से, जिन्होंने डलहौजी के विकास में अहम भूमिका निभाई। आशा कुमारी डलहौजी से 5 बार विधायक चुनी गई। हिमाचल के साथ पंजाब की पूर्व कांग्रेस प्रभारी भी रह चुकी हैं और इसके अलावा 1995 से 98 और 2003 से 2005 तक हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री भी रही। हिमाचल कांग्रेस में ऊंचा कद और दबदबा रखने वाली सीएम पद की मजबूत दावेदार आशा कुमारी से आज करेंगे बात और जानेंगे कोरोना काल में उन्होंने अपनी जनता के लिए कितना काम किया, सरकार से कितना सहयोग मिला और विपक्ष के नाते उन्होंने खुद कितना सहयोग दिया। इसके अलावा उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम सवालों पर भी डालेंगे प्रकाश। आशा जी से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके राजनीतिक करियर से जुड़ा एक छोटा सा पैकेज देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आशा कुमारी हिमाचल की राजनीति में जाना पहचाना नाम है और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। 23 सितंबर 1955 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जनपद के सरगगुजा गांव में देवेंद्र कुमारी और एमएस सिंहदेव के घर में जन्मी आशा पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनको कांग्रेस की राजनीति और प्रशासनिक दक्षता के गुर विरासत में मिले हैं। आशा कुमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पंजाब की एआईसीसी प्रभारी हैं और डलहौजी से हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी हैं। राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाली आशा कुमारी प्रदेश की राजनीति में अपना अलग रसूख रखती हैं। हिमाचल की कांग्रेस में अगर मौजूदा महिलाओं की तरफ देखें तो आशा कुमारी सबसे अनुभवी चेहरे के तौर पर खड़ी दिखाई देती हैं। छात्र राजनीति से कदम बढ़ाने वाली आशा कुमारी के पास हिमाचल में ही बतौर विधायक 6 बार चुने जाने के साथ संगठन की जिम्मेदारी निभाने का लंबा अनुभव है। आज इस संवाद में जानेंगे उनके अनुभव और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में। तो इस संवाद में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आशा कुमारी का। आशा कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के मंच इस संवाद पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। जी, शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। कोरोना काल चल रहा है और इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कोरोना की क्या स्थिति है, कितनी अंडर कंट्रोल है? देखिए, इस बार जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, जी, इस लहर में कोरोना की स्थिति काफी खराब है और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है ये ग्रामीण क्षेत्र है। जी, बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्र में इस बार बहुत ज्यादा जो है केसेस कोरोना के निकल के आ रहे हैं। जी, गांव के गांव संक्रमित हो रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है और हम देख रहे हैं कि इस बार जहां पॉजिटिविटी रेट हाई है वहां मृत्यु दर भी काफी ऊंची है। बिल्कुल। पहली वेव में बहुत ज्यादा मृत्यु
चंबा जिले में नहीं हुई थी। इस बार अभी तक 2 महीनों में ही लगभग 120 डेथ्स हो चुकी हैं, जी जबकि पिछले साल पूरे साल में कुल मिलाकर के कोई 40 के करीब डेथ्स हुई थी, 43। तो निश्चित तौर पे इस बार कोरोना की जो मार है वो बहुत ज्यादा है और पहुंच बहुत ज्यादा है। जी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर इलाके में प्रबंध किए जाएं, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो वहां तक पहुंचाई जाएं। तो सरकार की तरफ से जो प्रबंध किए गए उनसे कितना संतुष्ट हैं, कितने संतोषजनक वो इंतजाम रहे? नहीं, सरकार की तरफ से कौन सा इंतजाम है? जी सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। सरकार जो है पूरी तरह से नाकामयाब रही है लोगों को किसी भी तरह की राहत देने में। हमारा जैसे डलहौजी है, जी ये एक पर्यटक स्थल है बिल्कुल। और यहाँ का पूरा कारोबार पर्यटन पे ही आधारित है और हिमाचल का पूरा कारोबार लगभग पर्यटन पे आधारित है। जी और आप देखें सब होटल बंद हैं, ढाबे बंद हैं, टैक्सी चालकों के बुरे हाल हैं, बसें जो निजी चलती हैं उनके बुरे हाल हैं, जो हमारे गाइड्स होते हैं, जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स कराते हैं, सब एक्टिविटीज बंद हैं। और क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स भी बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं, जी वो भी बंद हैं, तो पूरा जो इकोनॉमी है यहाँ की क्रैश हो चुकी है। बिल्कुल, ये जहां तक आपने हम सही बात की आशा जी, लेकिन यहाँ पर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी बात कर रही हूँ, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जाए। उसको लेकर क्या यहाँ पर संतोषजनक स्थिति है? निश्चित तौर से नहीं है। जी जो जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल चरमराई हुई हैं। इनको पूरा 1 साल मिला था स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने के लिए। इन्होंने 2 हॉस्पिटल जो हैं उनको कोरोना हॉस्पिटल बनाए हैं, एक चंबा का मेडिकल कॉलेज जी और एक डलहौजी का जो सिविल हॉस्पिटल है। जी डलहौजी के सिविल हॉस्पिटल में 12 डॉक्टरों के पद हैं, 12 में से कुल केवल 5 डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं, 7 डॉक्टरों की पोस्ट खाली है। जब इनको मालूम है कि ये कोरोना हॉस्पिटल बनाना है तो इनको सबसे पहले तो डॉक्टर्स उपलब्ध कराने हैं। दवाइयों की टोटल कमी है और जी दवाइयां देने भी कैसे हैं जब यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। जी यहाँ पे फर्स्ट एड हो रही है, फर्स्ट एड हो रही है। मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट एड हो रही है। जो सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं उनको पंजाब भेजना पड़ रहा है, जलंधर, अमृतसर, पठानकोट, जितने सीरियस पेशेंट आते हैं वहां भेजना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे टोटली चरमराई हुई लेकिन हैं। सरकार की जो तरफ से तो आशा जी इस तरीके के दावे वादे किए जा रहे हैं कि जो भी कमियां हैं उनको हम दूर कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां दे रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो हिमाचल में है ही नहीं। जी राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट लगवाया वो अपने आप में उसकी क्षमता इतनी है कि हिमाचल की वो पूर्ति कर दे। कुछ और ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगे हैं, मैं ये नहीं कहती, पर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मगर कोई देखभाल डॉक्टर ही नहीं है, तो पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं है। आपको क्या बिस्तर लगाने से और ऑक्सीजन लगाने से पेशेंट बच जाएगा क्या? पेशेंट को जी पूरी तरह से जो है देखभाल की जरूरत है। और सबसे बुरा अगर हाल है तो मेडिकल कॉलेज चंबा का। मेडिकल कॉलेज चंबा में इतनी बद इंतजामी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी, यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना और हाल ही में एक और बातरी क्षेत्र में 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन उसका काम अधम में रह गया है। कहा जा रहा है कि फंड की कमी है। आप इससे हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में सरकार की तरफ से फंड इसके लिए नहीं दिया गया अब आगे के काम के लिए? नहीं, फंड की कमी नहीं है। और पहली बात, ये 100 बेड का अस्पताल नहीं है, जी ये सीएचसी है जो कि 30 बिस्तर, इसमें 30 बेडेड सीएचसी है। बातरी ये राजा क्षेत्र वीरभद्र सिंह जी के जी बाथरी की बात करिए, मेरे जी चुनाव क्षेत्र में जी है, जी जी मेरे गांव में ही पड़ता है, मेरी पंचायत का इलाका है। जी तो ये सीएचसी है और ये 30 बेडेड हॉस्पिटल सीएचसी जो बनता है वो बन रहा है। ये राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका पैसा सैंक्शन किया था और इसका शिलान्यास भी राजा वीरभद्र सिंह और मैंने किया था। जी मगर सरकार जो है वो पैसे दे नहीं रही है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ जी कि जो इंतजाम करने चाहिए थे, ये 1 साल था इनके पास, ये बिल्डिंग 75 से 80% कंप्लीट हो चुकी है, जी तो इनको इसके लिए पैसे देने चाहिए थे। मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में भी डाला है इसको, फिर भी इन्होंने पैसे नहीं दिए। इसी तरह से 50 बेडेड हॉस्पिटल किहार में बन रहा है, जी 75% उसका भी कार्य पूरा हो चुका है, मगर जो फाइनल टचेस हैं वो देने के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, पत्र भी लिखा है और मांग भी की है। और अगर ये इनको भी चालू कर देंगे तो कुछ स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ जाएंगी। जी
यहाँ पर हम वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार आपके क्षेत्र में कैसी है? क्योंकि मेरी संवाददाता से भी इसको लेकर बात हुई थी, जो जानकारी मिली है कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को पहली डोज तक नहीं मिली है अब तक। तो यहाँ पे वैक्सीन ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में। जहाँ पे सरकार ने 20 लाख वैक्सीन मांगी थी, उनको 1 लाख वैक्सीन मिली है पूरे स्टेट के लिए। चंबा जिले के लिए इस महीने उन्होंने 7,860 वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो भिजवाए हैं। 5 लाख की आबादी वाले चंबा में 7,860 में कितनी एक वैक्सीनेशन हो जाएगी? ये उन्होंने भिजवाए थे 18 से 44 के एज के लिए। दूसरा जो पोर्टल है, पोर्टल पे वो 2 सेकंड के लिए खुलता है और स्लॉट जो है वो बुक हो जाता है। तो यानी लोगों का जब बुकिंग ही नहीं मिल रही है, और निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खास करके जो इंटीरियर के इलाके हैं, जहां अभी पहली डोज भी नहीं लगी है। जी, तो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका आपकी तरफ से कितनी निभाई गई? क्योंकि आप जिस तरीके से आपने बताया कि आपके बातों से लग रहा है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है, विपक्ष के नाते आपने कितना सहयोग दिया? अगर आप ये पूछ रही हैं कि मैंने क्या क्या किया है, जी तो मैं आपको बताती हूँ कि सिविल हॉस्पिटल डलहौजी जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, जी वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे से जो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड ब्लड सेल काउंट मशीन होती है, उसके लिए उन्होंने पैसे मांगे। 5 लाख रुपए वो मैंने दिए। डी डाइमर एक मशीन होती है जिससे कोरोना का टेस्ट होता है, उसके लिए मैंने पैसे दिए। मास्क, सैनिटाइजर, सोप, ये तो हम सभी पंचायतों को, जो हमारी पंचायतें हैं और युवा मंडल हैं, क्योंकि युवक इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेकर के लोगों का वो कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन प्रोग्राम में सैनिटाइजेशन के लिए जो सामान उपलब्ध होता है वो उपलब्ध कराना, मास्क देना। और कल ही मैंने डलहौजी को 200 ऑक्सीमीटर और सुलूनी को 300 ऑक्सीमीटर जो है वो दिए हैं, ताकि लोगों को जो ऑक्सीजन की चेकिंग है उसके लिए ये सरकारी दिए एसडीएम्स को हैं, दोनों एसडीएम्स को दिए हैं, और ये लोगों की चेकिंग हो सके उसके लिए हम सहयोग करते हैं। बाकी जहां पे जरूरत होती है गाड़ी भेजने की, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, तो वहां हम गाड़ियों का प्रबंध भी करते हैं। तो इस तरह से जो भी हमसे मांगा जाता है, जो सुरगानी में इन्होंने एक छोटा डीसीएच सेंटर बनाया है, जीसीएचसी सेंटर, वहां के लिए इन्होंने इंडस्ट्रियल जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो एसडीएम ने मंगा लिए थे, मगर जो उसकी किट होती है, जिसे रेगुलेटर किट होती है, तो वो रेगुलेटर किट जो है 40 रेगुलेटर किट्स मैंने एसडीएम डलहौजी को, एसडीएम सुलूनी को दी, ताकि वो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो यूज में आ सके। तो हमसे तो जो हो सकता है हम कर रहे हैं। जो हमारे से मांग की जाती है या हम पूछते हैं और हमें पता लगता है कि इस चीज की जरूरत है, हम अब कोशिश रहती है हमारी कि हम उसको पहुंचाएं। क्या इस दौरान जो भी कमियां आपने देखी, जो भी जरूरत की चीजें इस वक्त लोगों को चाहिए, क्या उनको लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर आपने सरकार से बात की, सरकार को अवगत कराया कि हमारे इलाके में ये कमी, हमें ये चीजें चाहिए? निश्चित तौर पे हम रोज ही सरकार को अवगत कराते हैं। मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा जी, चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात की, हेल्थ सेक्रेटरी से मैंने बात की, जितना हो सकता है उनकी ध्यान में लाया, मगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नाम की चीज हमको देखने को नहीं मिल रही है। जी, यहाँ पर एक और सवाल शिक्षा को लेकर, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं हिमाचल सरकार में, तो अब 12वीं की परीक्षाएं कराने की बात कही जा रही है। कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की वो बात कर रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, उनके एग्जाम लिए जाएंगे, बाकियों को असेसमेंट के आधार पर मार्किंग की जाएगी। तो इसको किस तरीके से देखती हैं? क्या ये सही समय है परीक्षाओं के लिए? मैं नहीं समझती कि इस समय ये समय जो है ये उचित है। इसका कारण ये है कि जहां पर भी भीड़ होती है, अगर हम देखें संक्रमण कहाँ बढ़ा, संक्रमण वहां बढ़ा जहां पे भीड़ हुई। अगर हम अपने ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र देखें, वहां इसलिए बढ़ा क्योंकि शादियों में लोग इकट्ठे हो गए। तो अगर बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे जो हैं, अगर वो एग्जाम देने के लिए इकट्ठे होंगे, तो क्या गारंटी है कि वहां से जो है वो सुपर स्प्रेडर नहीं बनेगा? तो ये समय उचित नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। और क्या तीसरी लहर के संभावना को देखते हुए भी आप मानती हैं कि ये अभी नहीं होना चाहिए? तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए ही मैं कह रही हूँ कि अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी।
यानी यंगर जनरेशन को ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो स्कूल में जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो तो बच्चे हैं, उनके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर थोड़ा वेट करके भी ले लें तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। इसी को लेकर हमारे मंच के जरिए कोई सुझाव आप सरकार को देना चाहें, या आपके लिहाज से, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो आप भी रही हैं, और क्या कुछ हो सकता है विकल्प के तौर पर? विकल्प के तौर पे तो देखिए इंतजार ही हो सकता है कि थोड़ा जो है जो संक्रमण का रेट है ये कम आए, ये सुपर स्प्रेडर बनने से इस इवेंट को हम बचाएं। वरना इतने इतने बच्चे अगर वो करेंगे, और ये संभव नहीं है कि एक कमरे में 2 बच्चों को बिठा करके एग्जाम लिया जाए, या तो इतनी सोशल डिस्टेंसिंग करने का इंतजाम सरकार कर सकती हो तो अलग बात है, सैनिटाइजेशन इतना करने का इंतजाम कर सकती है। विशेष करके जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहां तो बच्चे पैदल जाते हैं, बसों में आप बच्चों को अगर ले जाएंगे तो नेचुरल निश्चित तौर पे डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी। तो या तो सरकार उस तरह के इंतजाम कर सके, जो कि संभव नहीं है, ग्रामीण इलाके में बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार के पास विकल्प ही एक है कि अभी इंतजार करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, क्योंकि अब जिस तरीके से देख रहे हैं आगे जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारों की प्राथमिकता भी अब यही है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही बच्चों को पढ़ाया जाए। क्या हिमाचल में आपके क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि हर बच्चा इससे पढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आधे से ज्यादा जगहों पे नेट की कनेक्शन ही नहीं है, इंटरनेट की कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पे गरीब जनता है, ग्रामीण जनता है, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। माँ बाप जो हैं वो बाहर दिहाड़ी कमाने जाते हैं, डेली वेज अगर वो अपना नहीं कमाएंगे तो उनका गुजारा नहीं है। तो जब वो घर से बाहर होते हैं तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस एक टेम्पररी वो तो हो सकता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बच्चों को स्कूल जाना अति आवश्यक है, और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो किस तरह से इस तरह का माहौल बनाए, किस तरह से वो सैनिटाइजेशन और पूरी वो रखने का प्रबंध करें जिससे स्कूल खुल सके। जी, लेकिन एक विधायक होने के नाते आप लोगों की तरफ से भी ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सब जगह नेटवर्क्स मिले, जो बच्चे हैं स्मार्टफोन जिनके पास नहीं है उनको उपलब्ध करवाया जाए। तो आपको नहीं लगता कि एक विधायक होने के नाते भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इन चीज़ों में और सहयोग करें सरकार का, क्योंकि एक विकल्प तो है बेहतर? नहीं, मैं नहीं मानती कि विधायक जो है वो किसी को स्मार्टफोन दिला सकता है या इंटरनेट दिला सकता है। इंटरनेट दिलाना जो है भारत सरकार का काम है, और हमारे एरियाज में ना टावर्स हैं बहुत जगहों पे और ना नेट की कनेक्टिविटी है। ये डलहौजी में ही अभी आपसे बात हो रही है, ये भगवती का शुक्र है कि अभी नेट चल रहा है, वरना यहाँ पे नेट की हालत बहुत खराब है और इंटरनेट बहुत पुअर कनेक्टिविटी है। ये भारत सरकार का काम है, इसमें हिमाचल सरकार या विधायक ने क्या करना है। भारत सरकार कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाती, जो उनका एक्चुअल प्रोग्राम था उसके मुताबिक वो 33% भी इंडिया में कनेक्टिविटी नहीं दे पाए हैं। तो कनेक्टिविटी तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से देनी है। और जहां तक स्मार्टफोन्स का प्रश्न है, स्मार्टफोन्स जब लोगों के पास इनकम होगी तभी वो स्मार्टफोन्स ले पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि स्मार्टफोन बाजार में उपलब्ध नहीं है, मगर स्मार्टफोन लेकर के भी जब नेट की कनेक्टिविटी ही नहीं है तो लोगों ने करना क्या है। दिक्कत तो है ये, दिस इज अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है वो है, तो विधायक इस सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। जी, यहाँ पर लेकिन एक और चीज़ समझना चाहेंगे। डलहौजी की बात करें तो एक टूरिस्ट प्लेस ये है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अगर हम लोगों के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आप कह रही कि ये इसमें आप विधायक का कोई रोल नहीं हो सकता, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनमें तो विधायक की अहम भूमिका होती है। पानी की किल्लत अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर अभी तो फिलहाल इस वक्त नहीं है क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि मई जून में इस तरीके की दिक्कत होती है जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो उस दौरान स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत होती है। क्या इसके लिए इसका समाधान आपने अभी तक नहीं देखा? नहीं, इसका समाधान मैंने ही निकाला है। मैंने रावी के साथ में जो पानी का सोर्स था वहां से पानी लिफ्ट करके जो है पूरे डलहौजी शहर के लिए दिलवाया हुआ है। उसको ऑगमेंटेशन की जरूरत है, वो मैंने अपनी प्राथमिकता में डाला हुआ है। इसी तरह से हमारे कुछ क्षेत्र, डलहौजी तो मेरा बहुत छोटा क्षेत्र है, मेरा असली चुनाव क्षेत्र का हिस्सा जो है वो सलूनी में पड़ता है।
और सलूनी जो है वो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। वहां पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी किल्लत है, तो वहां के लिए मैंने 45 करोड़ की एक स्कीम जो है पानी की फ्लो इरिगेशन की, सॉरी फ्लो वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई की, वो मंजूर करा रखी है, जिसका काम लगा हुआ है। राजा वीरभद्र सिंह जी कि मैं आभारी हूँ कि उन्होंने वो स्कीम हमें दी थी, अभी उसका काम लगा हुआ है। और हम इन चीजों पे, स्थानीय मुद्दों पे हमारा पूरा ध्यान रहता है, और जगह जगह सड़कें पहुंचाना, जगह जगह पानी पहुंचाना, ये निश्चित तौर पे हमारा काम है, और इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतते। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर सड़कों की आपने बात करी, कुछ जगह ऐसी है जहां पर अभी भी कच्ची सड़कें हैं। डलहौजी कैंप से कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ सड़कों की वो कच्ची हैं। रुलियाली पंचायत जो कि आप ही की है, वहां पर भी कुछ सड़कें हैं। पुरी में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कच्ची हैं। मुझे नहीं मालूम आपको किसने ये बताया, लेकिन रुलियानी पंचायत की सड़क जो है वो पक्की है। रुलियानी गांव को जो सड़क, जो बड़ीनी गांव तक सड़क जा रही है और अब रुलियानी तक बन रही है, वो पक्की है। समय समय पे रिपेयर मांगती है। कहीं कहीं पे दिक्कत तब जाती है जब स्थानीय लोग जो है जमीन नहीं देते, और निजी जमीन को अब जो है अधिग्रहण नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। निजी भूमि जो है वो लोगों को स्वयं देनी पड़ती है। जहां इस तरह की दिक्कतें हैं, वहां पे कहीं पे हो सकता है कि सड़कें अभी भी कच्ची हों, मगर ये पहाड़ी क्षेत्र है, और इस पहाड़ी क्षेत्र में काम करना इतना आसान नहीं होता है। उसके हिसाब से जितनी कनेक्टिविटी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में है, आपको पूरे हिमाचल में कम मिलेगी। जी, यहाँ पर अगर हम बात करें इससे हाल ही में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, कारोबार ठप पड़े हैं, आप भी इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा चुकी हैं। अब जब, क्योंकि अभी फिलहाल ठप है, लेकिन जब सब कुछ धीरे धीरे खुलेगा तो एक बार फिर से टूरिस्ट को, यहाँ पर टूरिज्म को, कारोबारियों को बूस्ट करने का यहाँ पर क्या कुछ प्रपोजल आपका रहेगा? अगर दोबारा से यहाँ पर आप चाहेंगी कि टूरिस्ट वापस आए, इसका रुख करें और इसको बूस्ट देने की अगर मैं बात करूं, तो किस तरीके से बूस्ट देने का यहाँ पर सोचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, बूस्ट देने के लिए सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि डलहौजी या अन्य जो टूरिस्ट स्थल हैं, वो चाहे धर्मशाला हो, कसौली हो, शिमला हो, कोई भी हो, कि यहाँ पे कोरोना की महामारी पे कंट्रोल किया जा चुका है। अभी तो डलहौजी में इसलिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि है तो अफसोस की बात, पर डलहौजी शहर में काफी डेथ्स हुई कोरोना की वजह से। तो जब बाहर ये बात जाती है कि यहाँ कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो लोग नहीं आते। तो सरकार को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो कारोबारी हैं, कारोबारियों का जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। हमने सरकार से बारंबार ये निवेदन किया है कि कारोबारियों का जो टैक्स है, आज कोई इनकम है नहीं, उनको टैक्स में राहत दी जाए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उनको कुछ इंसेंटिव पैकेज दिया जाए। चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, आज सारी दुकानें बंद है, यहाँ पे तो सब कुछ ही टूरिज्म इंडस्ट्री पे बेस्ड है। जो टैक्सी चालक है, लोगों की टैक्सियां बिक गई हैं, जो जहां से उन्होंने लोन ले रखा था वो बैंक्स उनको वापस ले गए हुए हैं, गाड़ियों को उठा के ले गए हुए हैं। तो अगर आप इंसेंटिव नहीं देंगे, टैक्स में रिलीफ नहीं देंगे, हमारा ये भी प्रपोजल था कि बिजली और पानी के जो डिमांड चार्जेस हैं या इवन पानी के तो चार्जेस ही वेव ऑफ कर देने चाहिए। पहले तो टूरिज्म इंडस्ट्री अपने पैर पे खड़ी होगी तब टूरिस्ट को केटर करेगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कोरोना की महामारी कम होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि निकट भविष्य में इसका कोई समाधान निकलने वाला है। अगर तीसरी लहर आई, जो कि सभी कह रहे हैं कि आनी है, तो उसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है, कोई तैयारी नहीं है सरकार की। लेकिन अब तो सरकार की तरफ से सोमवार से ये नियम भी लागू हो जाएंगे, दुकानों के जो खोलने का समय है, क्या ये फैसला सही है इस वक्त? क्योंकि अभी बाकी राज्यों में हम देखें तो अभी और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया गया, लेकिन हिमाचल सरकार जो है अभी से अनलॉक की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए, आप कह रही हैं अनलॉक की प्रक्रिया, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार तो लॉकडाउन शब्द को यूज करने में शर्म करती है। उन्होंने कर्फ्यू के नाम से किया है कि कोरोना कर्फ्यू है। अब कोरोना कर्फ्यू होता क्या है? पहली बात तो ये है, कोरोना कर्फ्यू का क्या मतलब है? इन्होंने हार्डवेयर की दुकानों को खुला रखने का आदेश दिया, तो क्या कोरोना के साथ इनकी कोई बातचीत हुई है कि हार्डवेयर की दुकान में नहीं आएगा और जो अन्य दुकानें उनमें आएगा? दुकानें इन्होंने खोलने का फैसला किया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
क्योंकि दुकान में जाने वाला ग्राहक ही नहीं है, ये पर्यटन स्थल है। यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं वो बाहर से आते हैं। यहाँ पे कोई लोकल तो बहुत थोड़ा पॉपुलेशन है डलहौजी की, बहुत छोटी पॉपुलेशन है। 8,000 कुल पॉपुलेशन है डलहौजी की, और जिसमें कि स्थायी पॉपुलेशन 5,000 से भी कम है। तो ये तो अगर टूरिस्ट नहीं आएगा, आप चाहे दुकानें खोलिए या मत खोलिए। नहीं, कोई ज्यादा संक्रमण के यहाँ लिहाज से अगर देखा जाए तो संक्रमण के लिहाज से अगर अभी खोल दिया जाएगा, अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि सेफ जोन में आ चुके हैं सभी स्टेट। नहीं, बिल्कुल नहीं आ चुके हैं। मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि सरकार पहले फैसला तो करे कि क्या यहाँ पे लॉकडाउन है या नहीं है। वो लॉकडाउन शब्द को यूज नहीं करना चाहते हैं, उससे संक्रमण कम नहीं हो जाएगा। और ये हाफ बेक्ड, यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि इस सरकार की ना कोई नीति है ना कोई नियत है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में विपक्ष को राजनीति भूलकर सहयोग करना चाहिए। भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। इस तरीके के तमाम तरीके के आरोप भी आप पर लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि इन्होंने हमसे सहयोग मांगा कब इन्होंने हमारी कोई ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की हो, हमारे नेताओं को बुला करके कोई बात की हो, हमारे से कोई चर्चा की हो? इन्होंने तो हमसे कोई चर्चा भी नहीं की। और वैक्सीनेशन को लेके हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हम सरकारी आंकड़ों को आपके सामने रख रहे हैं कि सरकार ने 20 लाख वैक्सीन मांगी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इनको 1 लाख मिली। और चंबा जिले की मैंने आपको बात कही, लगभग 5 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, उसके लिए 1 महीने में 7,860 डोज भेजे गए। अब आप ही मुझे बताइए उसमें कितने लोगों को लगाया जा सकता है, और वो भी 18 से 44 तक। बाकी इन्होंने जो सेकेंड डोज लगना था, इन्होंने क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और सारे में ये कर दिया गया है कि अब 8 हफ्ते के बदले 12 हफ्ते में लगेगा, तो फर्स्ट डोज लगा नहीं है जी। तो इसमें भ्रम की क्या बात है? हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों को आप एजुकेट करिए, लोगों को आप ये जो आप बड़े बड़े अपने पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री की फोटो और ये लगती है, उसके बजाय आप लोगों को किस तरह से समझाया जा सकता है। लोग जो हैं इसमें तो आप भी भूमिका निभा सकते हैं आशा जी, इसमें तो आपकी भी भूमिका हो सकती है लोगों को जागरूक करने में, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने में। हम तो करते ही हैं, पर मैं आप सरकार की बात पूछ रहे हैं तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सरकार करोड़ों रुपए जो है अपने पोस्टर, मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाने में कर रही है, तो क्या ये पैसा जो है अवेयरनेस पे नहीं लगाया जा सकता? क्या लोगों को जो भ्रम लोगों में फैला हुआ है, आप जानती है कि लोगों में भी भ्रम है कि ये कोरोना जो है, अगर कोई मान ले कि मुझे कोरोना है तो ये कोई छुआछूत टाइप बीमारी है, ऐसा नहीं है। लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये भी बीमारी है हर बीमारी की तरह, और इससे जो बचने के लिए करना है, चाहे वो मास्क लगाना है, चाहे वो डिस्टेंसिंग करना है, चाहे अगर सिम्टम्स आते हैं तो आपने बताना है। आधा से ज्यादा तो दिक्कत ये है कि लोग सिम्टम्स के बावजूद जो है हॉस्पिटल टाइम से नहीं जा रहे हैं। तो सरकार को इस अवेयरनेस में सरकार को पैसा लगाना चाहिए या अपनी फोटो लगाने के लिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशा कुमारी जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आशा कुमारी हमारे साथ डलहौजी से विधायक जुड़ी हुई थी, जिनके साथ हमने बहुत से पहलुओं पर बातचीत की। और यहाँ पर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ अभी बस इतना ही, लेकिन इस बीच यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस वक्त बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने खबरफास्ट के मंच पर कहा है कि लोगों में जागरूकता की कमी है और सरकार पर भी आरोप लगाए हैं, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए। कोरोना काल में पर्यटन का बुरा हाल है और इसको बूस्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरफास्ट पर इस संवाद का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए खबरफास्ट।